प्रिय छात्रों, हम लोग आज एक ज्योग्राफी में छोटा सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और वो टॉपिक है सूर्य ताप इंसुलेशन। कहने के लिए छोटा है, लेकिन वास्तविकता यह है कि ये टॉपिक पूरे इस पृथ्वी के जीवन का आधार है। अगर ये घटना ना हो तो फिर पृथ्वी पर जीवन ही नहीं हो। आप ये मानकर चलते हैं कि पृथ्वी पर जीवन जो है वो ऑक्सीजन की वजह से, क्योंकि डायरेक्ट ऑक्सीजन आप लेते हैं, अगर नहीं ले तो आप मर जाए। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि ऑक्सीजन कहां से आता है। तो इस पर जब अनुसंधान करते हैं तो पाते हैं कि पृथ्वी पर जीवन के आधार के लिए सिर्फ एक और एक कारण उत्तरदायी है, और वो कारण है सूर्य ताप। कैसे, इस ओर हम लोग अपना ध्यान आकृष्ट करते हैं। तो पाते हैं कि पृथ्वी पर जितनी भी गतिविधि है, जितना भी काम होता है, उसका जो संचालन होगा, यानी वो काम होगा, वो सिर्फ और सिर्फ ऊष्मा से होता है। बिना ऊष्मा के कोई भी काम पृथ्वी पर नहीं हो सकता। अब कैसे? तो पृथ्वी पर दो तरह की चीजें पाई जाती हैं, लिविंग और नॉन लिविंग। जो चीज आज नॉन लिविंग है वो किसी न किसी समय लिविंग के पार्ट रहे होंगे। तो ऐसी परिस्थिति में लिविंग थिंग्स का या जीवित प्राणी का अस्तित्व कैसे संभव हुआ? तो जीवित प्राणी का अस्तित्व संभव हुआ ऊष्मा के कारण। वो कैसे? इतिहास में आप पढ़ चुके हैं कि जब ये पृथ्वी बनी थी तो तप्त आग का गोला था, और अपने आयु में आधा समय पृथ्वी ने ठंडा होने में लगाया। और जब ठंडा हो गया पृथ्वी, तब उस पर 4 हिमयुग आए, आइस एज। और उस आइस एज के बीच में 3 अंतर हिमयुग थे, जो हिम युग से गर्म थे। अब हिम युग से जो गर्म थे 3 अंतर हिम युग, तो इन्हीं 3 अंतर हिम युगों में जीवन का विकास होना संभव हुआ। जीवन का विकास का अर्थ क्या हुआ कि सबसे पहले जिस जीव का विकास हुआ वो अमीबा या पैरामीशियम, जो 1 सेलुलर था, और इसके पास द्विगुणित होने की, डिप्लॉयड होने की कैपेसिटी थी। यानी एक अमीबा बहुत सारे अमीबा में कन्वर्ट होता चला जाता, अपनी वृद्धि करता चला जाता। और ऊष्मा और जलवायु में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप इस अमीबा से ही डिफरेंट तरह के जीवों की उत्पत्ति हुई जल में। और फिर उसी जीव में से एक जीव ऐसा बना जिसको उभयचर या एम्फीबियस के नाम से हम लोग जानते हैं। इस जीव की विशेषता क्या थी कि ये जल में भी रह सकता था और स्थल में भी रह सकता था। इसका जीता जागता के एग्जाम्पल मेंढक या फ्रॉग के रूप में आप देखते हैं, जो जल में भी रहता है और स्थल में भी रहता है। इस तरीके से कर्मिक विकास चलता गया। फिर अंत में जो है वानर या लंगूर बना, और लंगूर या वानर ऐप से ही जो है मानव का विकास हुआ, जिसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले रामापिथेकस का रूप आया, उसके बाद ऑस्ट्रेलोपिथेकस का रूप आया, उसके बाद जिंजानथ्रोपस का रूप आया, उसके बाद पिथिकांथ्रोपस का रूप आया, उसके बाद सिनामथ्रोपस का रूप आया, और अंत में जो है क्रो-मैग्नन का रूप आया, जो 30,000 ईसा पूर्व में आया, और उसी के हम लोग संतान, यानी वही हम लोग क्रो-मैग्नन। तो जॉन डाल्टन ने मानवीय विकास की इस घटना को वैज्ञानिक ढंग से पूरी तरीके से प्रमाणित कर दिया। तो इससे यह साबित हुआ कि ये जो आरंभिक में अमीबा बना, वो ऊष्मा में परिवर्तन के कारण ही उसका उदय हुआ। अब जब धरती बन गई, जीव का उदय हो गया, पादप का उदय हो गया, तो पादप जो जीव का सबसे बड़ा एनर्जी है। आप जो पादप को खाते हैं या कोई मांसाहारी है, मांस को भी खाते हैं, तो उससे क्या मिलता है? आपको ऊष्मा मिलती है। लेकिन पौधे में ऊष्मा कहां से आती है? तो पौधे में ऊष्मा सूर्य प्रकाश से आती है।
और वही बेस बनता है जिससे पौधा तैयार होता है। और एक प्रोसेस पौधे में होती है जिस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। इस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, फोटोसिंथेसिस की क्रिया बिना सूर्यताप या सूर्य के प्रकाश में हो ही नहीं सकती। तो इस तरीके से ये साबित हुआ ना कि इस धरती पर जितनी भी प्रक्रियाएं चल रही हैं उसके लिए ऊष्मा की आवश्यकता है, उसके लिए हीट की आवश्यकता है। अब सूर्य की रोशनी से जो फोटोसिंथेसिस हुआ उसी से तो ऑक्सीजन निकला जो आप ले रहे हैं। तो ऑक्सीजन सबसे बुनियादी चीज हुआ, ये ऊष्मा सबसे बुनियादी चीज हुआ, इसका फैसला आप कर लीजिए। तो फैसला क्या करेंगे आप कि ऑक्सीजन से ही बुनियादी चीज ऊष्मा हुआ, हीट हुआ। तो इस तरीके से दोस्तों हम कह सकते हैं कि हीट ही जो है सारी गतिविधियों का आधार इस धरती पर। और ये हीट, ये ऊष्मा संतुलित होना चाहिए। सूर्य का प्रकाश तो मुन्ना भाई बुध को ही मिल रहा है, शुक्र को ही मिल रहा है, मंगल को ही मिल रहा है, शनि को ही मिल रहा है, अरुण को ही मिल रहा है, वरुण को ही मिल रहा है, लेकिन वहां जीवन नहीं है। क्यों? क्योंकि संतुलित नहीं सूर्य प्रकाश मिल रहा है। तो ऊष्मा मिलेगा तो कैसा मिलेगा? संतुलित मिलेगा। बात समझ आ रही है? तो ये संतुलित ऊष्मा सिर्फ पृथ्वी को मिल रहा है। कैसे? तो एकमात्र स्रोत जो है वो सूर्यताप है। यानी सूर्यताप का मतलब सूर्य से जो ऊष्मा आ रही है उस ऊष्मा से जो तापमान मिल रहा है। अब एक बात और कि सूर्य को ऊष्मा का स्रोत क्या है? तो सूर्य के ऊष्मा का स्रोत एक प्रोसेस है जिसको नाभिकीय संलयन या न्यूक्लियर फिशन के नाम से जानते हैं। इस नाभिकीय संलयन में क्या हो रहा है? हाइड्रोजन का संलयन हो रहा है जिससे हीलियम बन रहा है और इतना ऊष्मा उत्पन्न हो रहा है कि उसका जो सबसे चमकीला भाग आप दिखाई पड़ता है सूरज का, उसको फोटोस्फीयर या प्रकाश मंडल बोलते हैं। इस प्रकाश मंडल से जो ऊष्मा निकलता है वो फोटान के रूप में उत्सर्जित होता है और जो भी फोटान उत्सर्जित होता है सूरज के उस फोटोस्फीयर में, उसका मात्र 2 अरबवां भाग ही पृथ्वी तक पहुंचता है। यही संतुलन हुआ 2 अरबवां भाग। बुध और शुक्र पर 2 अरबवां भाग से अधिक भाग पहुंचता है, इसलिए वहां संतुलित ऊष्मा नहीं मिलती है और जीवन संभव नहीं है। पृथ्वी के बाद मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण के पास 2 अरबवां भाग से कम मिलता है, इसलिए वहां जीवन संभव नहीं है, यह संतुलित ऊष्मा संभव नहीं होता। अब देखिए दिवाकर जी, ये कि 2 अरबवां भाग को यदि हम 100% मान लें, कितना? 100%, तो इस 100% का 51% भाग पृथ्वी पर पहुंचता है, बाकी 49% भाग लौट जाता है। अब लौट जाता है तो क्या होता है? पृथ्वी पर नहीं आता। उसमें होता यह है कि 49% में जो वायुमंडल में बादल, धूल कण ये सब हैं, वो 14% सोख लेते हैं और 35% भाग जो है वो परावर्तित हो जाता है, जहां से आया था वहां चला जाता है। ठीक है? तो इस जो वापस जाता है 35% भाग, इसी को पृथ्वी का एल्बिडो बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। एल्बिडो क्या है ये आपको यहीं पर दिखाई पड़ेगा, इसलिए अपने मस्तिष्क में इसको सजा लीजिए कि एल्बिडो का मतलब ये हुआ कि सूर्यताप की आई हुई भाग का परावर्तित ऊष्मा या परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी का एल्बिडो बोलते हैं। यानी वो प्रकाश जो पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाया बल्कि वापस लौट गया जहां से आया था, तो दैट इज एल्बिडो ऑफ द अर्थ कहलाता है। तो ये एक इकाई के रूप में इतनी सारी बातें आपको अपने मस्तिष्क में रखनी है। अब टेक्निकलिटी में 2 बातें हमको समझनी है। पहली बात तो ये कि इस धरती पर सूर्यताप असमान क्यों, अनइक्वल क्यों? सब जगह एक प्रकार सूर्यताप नहीं। हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं कि हमारे यहाँ औसत तापमान 35 डिग्री सेल्सियस है इस धरती पर। तो औसत, एवरेज का मतलब क्या हुआ? कहीं पर 60 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है, कहीं पर 55 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है।
तो एक तरफ 60 डिग्री सेल्सियस, एक तरफ 55 डिग्री सेल्सियस, कहीं पर माइनस में भी टेम्परेचर जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में हम पाते हैं कि इस धरती पर, हमारी पृथ्वी पर असमान सूर्यताप के क्या कारण हैं? आखिर सभी जगह बराबर बराबर सूर्यताप क्यों नहीं मिलता है? कहीं ज्यादा कहीं कम नहीं क्यों मिलता है? तो उसके लिए ये 6 कॉज जिम्मेदार हैं जो आपको समझना है। यही टेक्निकलिटी ऑफ इंसुलेशन कहलाता है, यानी सूर्यताप की तकनीकिकता कहलाती है। इसको आप नहीं समझेंगे तो इसका मतलब आप आधा ही अध्ययन किया। तो उसमें पहला बिंदु है कि सूर्य किरणों का झुकाव। इसमें 2 बातें हैं। कितनी बातें हैं? 2 बातें। अगर सूर्य किरणें सीधी हों और दूसरा कि सूर्य किरणें तिरछी हों, ये 2 परिस्थिति हैं। तो अगर सीधी होंगी तो भूमि का एरिया कम घेरेगा, लेकिन सूर्यताप अधिक प्राप्त होगा। और अगर तिरछी होंगी तो भूमि का ज्यादा भाग घेरेगा वो सूर्य का प्रकाश, लेकिन वहां पर ऊष्मा कम प्राप्त होगी। तो ये जो है सूर्य किरणों का झुकाव का प्रभाव पड़ता है। अब इसको प्रैक्टिकली अपने अर्थ पर देखिए तो भूमध्य रेखा पर हमेशा वर्ष भर सीधा पड़ता है। तो क्या होता है? भूमध्य रेखा पर तापमान ज्यादा रहता है, क्योंकि नियम है ना भाई कि जहां सीधी पड़ेगी वहां कम भूमि पर प्रकाश पड़ेगा, लेकिन सूर्यताप अधिक प्राप्त होगा। तो सूर्यताप अधिक प्राप्त होता है भूमध्य रेखा पर, इसलिए भूमध्य रेखा पर जो भी इलाका है वो गर्म रहता है। और जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे सूर्य का प्रकाश तिरछा होता जाता है। तो ध्रुव पर बढ़ते हैं तो सूर्य का एरिया बढ़ जाता है उसके प्रकाशित होने में, लेकिन ऊष्मा कम मिलता है। इसलिए ध्रुव पर क्या होता है? ठंडा होता है। तो ये सूर्य के किरणों का प्रभाव आपने देखा। दूसरा है दिन की लंबाई। जिस जगह पर दिन लंबा होगा तो उस जगह पर गर्मी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि सूर्य ज्यादा देर तक रहेगा। और जिस स्थान पे दिन की लंबाई कम होगी तो वहां सूर्य कम देर तक रहेगा और वहां ठंडा होगा। जैसे आप देख लीजिए भूमध्य रेखा पर हमेशा सूर्य जो है वो ज्यादा दिन, माने दिन उसका लंबा रहता है। ध्रुवों पर दिन छोटा होता है, इतना छोटा कि 6 महीने की रातें हो जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि भूमध्य रेखा पर सूर्य का तापमान, इंसोलेशन ज्यादा प्राप्त होता है। जैसे जैसे ग्रेजुअली बढ़ते जाएंगे ध्रुव के तरफ, वैसे वैसे इंसुलेशन में, सूर्यताप में कमी होती चली जाएगी। ये टेक्निकलिटी ऑफ इंसुलेशन है। तीसरा, वायुमंडल की अवस्था। वायुमंडल की अवस्था का मतलब क्या है कि जहां पर बादल वायुमंडल में है, धूल कण ज्यादा है, तो ऐसी परिस्थिति में वहां जो सूर्य का प्रकाश आता है उसका अधिकांश भाग उसमें अवशोषित हो जाता है। और जहां बादल कम है वहां क्या होता है? अवशोषित नहीं होता है। तो ध्रुवों पर बादल ज्यादा रहते हैं, वहां अवशोषित हो जाता है। भूमध्य रेखा पर बादल कम है, जो बनते हैं उसी दिन बारिश हो जाता है। तो इसलिए यहाँ जो है वो 100% सूर्य का प्रकाश धरती पर चला आता है। तो ये वायुमंडल की गतिविधि हुई। जल और स्थल का, इसमें पढ़ना आपको यह है कि जल की ये विशेषता ये है कि ये देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है। इसलिए यहाँ तापांतर जल में बहुत कम मिलेगा, यानी वेरिएशंस ऑफ टेम्परेचर। तापांतर का मतलब ताप में अंतर। ताप में अंतर का मतलब है दिन का तापमान कुछ और रात का तापमान कुछ। जैसे जहां पर जो सी बेल्ट है, समुद्री किनारा है, जैसे बंबई हो गया, कलकत्ता हो गया, तो आप इन जगहों पे देखिएगा तो वर्ष में या दिन में या महीने में तापांतर बहुत नहीं मिलेगा। अगर दिन का तापमान अगर 26 डिग्री सेल्सियस है तो रात का 19 या 20 डिग्री सेल्सियस हो। लेकिन वही स्थलीय भाग में आई है, जो समुद्री भाग नहीं है। तो स्थल की विशेषता यह है कि वो जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा हो जाता है।
तो इसका परिणाम क्या होता है कि यहाँ तापांतर समुद्र के तुलना में ज्यादा मिलेगा। अब यहाँ दिन का तापमान 35 डिग्री है तो रात का तापमान आपको 12 और 14 डिग्री हो जाएगा, इतना वेरिएशन होगा। रेगिस्तान क्षेत्र में जाइएगा तो और आपको वेरिएशन मिलेगा। रेगिस्तानी क्षेत्र में जो है रात में बिल्कुल ठंड लगने लगेगी, माइनस में चला जाता है बहुत जगह। इसीलिए अब जो रेगिस्तानी क्षेत्र है, अरब का इलाका है, वहां दिन में लोग एसी चलाते हैं, रात में लोग कंबल ओढ़ते हैं। कितनी खूबसूरत बात, कितनी खूबसूरत बात है ये। इसी तरीके से भूतल का स्वभाव बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। अगर चिकनी मिट्टी है, क्या है? चिकनी मिट्टी है और बर्फ है तो सूरज का प्रकाश परावर्तित हो जाता है, कम सूर्यताप प्राप्त होता है मुन्ना भाई। लेकिन पथरीला है, रेगिस्तानी है तो सूर्यताप अधिक प्राप्त होगा। इसीलिए तो रूपम जी गया में अधिक गर्मी पड़ती होगी, फल्गु नदी में सिर्फ बालू ही बालू है। अगर फल्गु नदी में जिस दिन पानी आ गया उस दिन क्या होगा? गया का तापमान कम हो जाएगा। नहीं, क्यों? क्योंकि इस नियम के अनुसार जो अवशोषण की कैपेसिटी होगी सूर्यताप की वो कम हो जाएगी। अभी ना पढ़ा कि जल देर से गर्म होता है, देर से ठंडा होता है। तो आप भी एक वृहद वेरिएशंस ऑफ टेम्परेचर से हट जाएंगे, आप लो वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर में चले आएंगे। फल्गु नदी बहुत चौड़ी है, हमारे दिवाकर जी उसके बगल में रहते हैं, तो इनको तो और एकदम बम्बई वाला मजा मिलेगा। इन्हें दिन ज्यादा गर्म और रात ज्यादा ठंडा। खाली फैन चलाएंगे तो एसी चलाने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि बिल्कुल निकट में है वहां से। बात समझ आ रही? अब देखिए, एक भूमि का ढाल, पहाड़ है। अगर पहाड़ इस तरफ से है ऐसे और सूर्य प्रकाश जो है वो इधर से पड़ रहा है तो ये क्षेत्र गर्म हो जाएगा, लेकिन ये क्षेत्र जो है वो गर्म नहीं होगा, ठंडा रहेगा। जैसे पश्चिमी घाट को लीजिए, तो पश्चिमी घाट को मान लीजिए हालांकि उसका पश्चिम की तरफ से प्रकाश पड़ रहा है, उसका पूर्वी भाग क्या होगा? पश्चिम की तुलना में कम गर्म होगा। अगर पूरब तरफ से प्रकाश पड़ रहा है तो पूरब भाग गर्म होगा, पश्चिमी भाग कम गर्म होगा। तो ढाल भी जो है बहुत बड़ा फैक्टर है। तो इस तरीके से आपने देखा छात्रों कि इस धरती पर, इस पृथ्वी पर तापमान तो सूरज का पड़ रहा है सब जगह, लेकिन सब जगह ऊष्मा एक समान नहीं मिल रहा है। तो क्यों नहीं मिल रहा है? कि ऑब्जर्व ऑफ हीट जो है वो सब जगह एक प्रकार का नहीं हो रहा है। ऊष्मा का शोषण सब जगह एक प्रकार का नहीं हो रहा है। क्लियर? अब दूसरा टॉपिक है कि वायुमंडल गर्म होता कैसे। ये भी एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है। आमतौर पे अभी तक आप पढ़ते जो आए हैं वो ये कि वायुमंडल जो गर्म होता है वो पार्थिव विकिरण से होता है, जियो रेडिएशन से होता है, यानी नीचे से गर्म होता है, ऊपर से नहीं होता है। ऊपरी तौर पर सामान्य रूप से ये बात सही है, लेकिन विशेषीकृत रूप से ये बात सही नहीं है सर। आप इसको पूरी बात देखेंगे तो पता चलेगा कि ये भौंडा अध्ययन है जो हम लोग आज तक करते आए हैं। भौंडा अध्ययन माने अधूरा अध्ययन है। कैसे? वो देखिए आप। तो पहला है कि सीधे सूर्यताप द्वारा गर्म हो। हम लोग पढ़ते क्या आए हैं कि नहीं, ऊपर से वायुमंडल गर्म नहीं होती है, वायुमंडल गर्म नीचे से होती है, पृथ्वी से। क्यों? क्योंकि सूर्य का जो रेज आता है वो शॉर्ट वेव में आता है, सूक्ष्म तरंग में। और सूक्ष्म तरंग शॉर्ट वेव की विशेषता होती है कि अपने संपर्क वाले वस्तु को गर्म नहीं करता है। और जब वो सूर्यताप यानी सूर्य का प्रकाश धरती से टकराती है तो शॉर्ट वेव लॉन्ग वेव दीर्घ तरंग में परिवर्तित कर जाती है। और दीर्घ तरंग की विशेषता होती है कि वो अपने निकट के आने वाले वस्तुओं को गर्म कर देता है। इसलिए पृथ्वी
के विकिरण के माध्यम से जो वायुमंडल नीचे से ऊपर गर्म होता है, इसलिए जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तापमान में कमी होती चली जाती है। सबसे अधिक तापमान पृथ्वी पर मिलता है। ये बात सही है, गलत नहीं। लेकिन हर एक सच्चाई अपने अंदर जो है एक दूसरी सच्चाई लिए रहता है। और वो दूसरी सच्चाई क्या है कि ये जो लॉन्ग वेव आ रहा है तो बीच में आपको एक लेयर मिलता है स्ट्रेटोस्फीयर, जो पूर्व में पढ़ चुके हैं। इसमें एक लेयर होता है स्ट्रेटोस्फीयर का सब लेयर है, जिसको हम लोग बोलते हैं आयनोस्फीयर। पढ़ा है ना, आयन मंडल, समताप मंडल का रंजन जी एक उपमंडल है जिसको आयन मंडल बोलते हैं। स्ट्रेटोस्फीयर का एक सब स्फीयर है जिसको हम लोग आयनोस्फीयर बोलते हैं। ये क्या है? तो इसकी विशेषता है कि पराबैंगनी किरणों को वो रोक लेता है। पराबैंगनी किरणों में तो हीट है भाई। तो आप कैसे कह सकते हैं कि ऊपर में वायुमंडल गर्म नहीं होगा? इस जगह पर तो तापमान बढ़ जाता है आयनोस्फीयर में। तो इस ढंग से धूल कण या आयनोस्फीयर जो अवशोषण करता है टेम्परेचर को, उसके वजह से भी तापमान में कुछ वृद्धि होती है। तो ये कि 100% ऊपर से गर्म नहीं होता है, इस लॉजिक से गलत साबित होता है। क्लियर? अब ये संचालन, कंडक्शन। संचालन क्या है, कंडक्शन क्या है? कि असमान तापमान होने की स्थिति में अधिक तापमान के स्थल से कम तापमान के स्थल की ओर तापमान का गमन होता है। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? संचालन, कंडक्शन। तो अब देखिए कि इस धरती पर जहां पर समान ज्यादा प्रकाश या ऊष्मा मिल रही है, जहां पर कम ऊष्मा मिल रही है, तो क्षैतिज रूप से उस ऊष्मा का गमन होगा, हॉरिजॉन्टल। और अधिक ऊष्मा से कम ऊष्मा की ओर ऊष्मा चलेगी। तो जिससे क्या होगा कि निकट के क्षेत्र एक समान रूप से गर्म हो जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं आपको कि ये जो भाग है जहां पर हम उड़ा रही है स्थलीय भाग, नदी जो है वो मरुस्थलीय भाग है। अब यहाँ पर दोनों जगह तो प्रकाश पड़ रहा है सूरज का। नदी के तुलना में स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ कम तापमान प्राप्त होगा, अर्थ कम देगा। नदी में बालू है तो ज्यादा तापमान अर्थ कर देगा। तो अब वहां उच्च तापमान पाया जाएगा, यहाँ निम्न तापमान। तो नदी से तापमान का गमन किस ओर होगा? दिवाकर इधर होगा। इसलिए दोनों बरोबर हो जाएगा, फल्गु भी और शहर भी, और दोनों का तापमान बढ़ जाएगा। यह है संवहन, कन्वेक्शन। इसमें क्या होता है कि ऊर्ध्वाधर गर्म होगा। अगर नीचे की वायु ठंडी हो, ये गर्म हो गई है, तो वायु जब गर्म होती है तो हल्की हो जाती है। तो हल्की वायु ऊपर की तरफ जाएगी, और ऊपर क्योंकि ठंडी वायु है तो ठंडी वायु गर्म होती है तो नीचे की तरफ आएगी। इस ढंग से ऊष्मा के इस रूप का संचलन ऊर्ध्वाधर होगा। तो ऊष्मा का जब ऊर्ध्वाधर संचलन होता है तो इसको हम लोग संवहन बोलते हैं, कन्वेक्शन बोलते हैं। ये अधिकांशतः भूमध्य रेखा पर होता है कि भूमध्य रेखा पर हवा की गति क्षैतिज नहीं होती है आशुतोष भाई, लंबवत होती है। इसीलिए वहां पवन नहीं चलता है, संवहनीय धारा चलती है। इसी कारण से वहां डोलडर्म उत्पन्न हो जाता है, शांत पेटी। क्योंकि हवा का एहसास जब क्षैतिज चलेगा तब आपको होगा, जब लंबवत चलेगा तो हवा का एहसास आपको नहीं होगा, बिल्कुल शांत हो जाएगा। तो जो डोलडर्म उत्पन्न होता है वो सब। अब ये जो विकिरण है, रेडिएशंस है, ये मेन है। ये जो लॉन्ग वेव जमीन के अंदर कन्वर्ट किया, तो उससे रेडिएशंस के माध्यम से लेयर बाय लेयर जो है हवा गर्म होती जाएगी। तो ये गर्म उत्पन्न करने का मेन कारण हमारे अर्थ पर दबाव। अगर हवा का ऊपरी दबाव नीचे वाले हवा पर पड़ेगा तो नीचे वाले हवा गर्म हो जाएगा, ये नियम है। तो उससे भी हवा गर्म होती है। वाष्पीकरण, जहां पर वाष्पीकरण की दर अधिक है तो वाष्पीकरण में गुप्त ऊष्मा निकलता है,
इसको लेटेंट हीट बोलते हैं। इसीलिए आप देखिए कि आग के तुलना में भाप से आप ज्यादा जलते हैं, क्योंकि आग की गुप्त ऊष्मा भाप की तुलना में कम है। तो जिस जगह पर वाष्पीकरण की दर होगी, जैसे समुद्र के किनारे दिन में, तो वहां आपको उमस महसूस होगी, गर्मी ज्यादा महसूस होगी। और कब वहां ठंडक देगी कि जब वो उष्णता जो है वर्षा के रूप में बरस जाएगी, तो उष्णता खत्म हो जाएगी, आपको बड़ा रिलैक्स हो जाएगा। तो इस प्रकार से इतनी सारे तत्व हैं जो वायुमंडल को गर्म करने के लिए उत्तरदायी है। हम समझते हैं कि इंसुलेशन या सूर्याताप से जुड़े हुए जितने भी प्रश्न थे वो आपको आज के क्लास में स्पष्ट हो गए। ठीक है, तो फिर हम अगले क्लास में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।